सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आ, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम माँ सरस्वती और शब्दों के इस संसार में कुछ इस आंगन में हमें खेलने का मौका मिला और आपसे आज वार्तालाप हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हम सभी के साथ साझा करें। जितेंद्र जी को मेरा प्रणाम, आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को, इस समूह से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, संस्थापिका रश्मि जी, सबको मेरा नमस्कार, साधुवाद। मेरा परिचय इतना है कि मैं अजय कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। और साहित्यिक नाम अजय अज्ञात है। मेरा जन्म दिल्ली में मुनीर का गांव में हुआ। मुनीर उसके कामिल। बाद मेरी पढ़ाई लिखाई सारी शिक्षा दिल्ली में हुई। उस, उसके बाद कॉलेज मेरा इंजीनियरिंग मैंने किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत। फरीदाबाद YMCA से। और कुछ केल्विनेटर, आइशर, एस्कॉर्ट्स, इन कंपनियों में कुछ कुछ दिन काम किया। और फिर जी। बाद में NTPC में मेरा जॉब लग गया, तो वहीं से मेरा रिटायरमेंट हुआ है 2021 में। और मैनेजर था मैं वहाँ, टेक्निकल मेरी लाइन थी। जी। तो अभी फरीदाबाद में अपनी रिटायर्ड लाइफ अपने परिवार के साथ बिता रहा हूँ। यही मेरा अपना निवास स्थान है, यही मेरा परिचय। बहुत बढ़िया। एक अजीब संयोग है कि तकनीकी क्षेत्र से आप इस भाव की दुनिया में आकर के मिले। तकनीकी क्षेत्र से आप भाव की दुनिया में, शब्दों की संसार की दुनिया, शब्दों की दुनिया में आए। ये एक अद्वितीय योग है। और ये जो कवि नेम आपका अज्ञात है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें बताएं। क्योंकि मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के साथ, वो अज्ञे जब मैं देखता हूँ तो बरबस उनकी याद आती है, आपके नाम को अज्ञात के साथ जुड़ा हुआ देख के। तो अज्ञात के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, पहली बात आपने कही कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होके आप भावना वाले क्षेत्र में, साहित्य में कैसे आए। जी। तो इसका जवाब ये है कि हर इंसान जो है वो पहले इंसान है। जी। उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, वो साधन है कमाई का, नौकरी का। जी। तो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि उसने आर्ट्स पढ़ा हो या साहित्य पढ़ा हो तभी वो साहित्य प्रेमी होगा। भी बिल्कुल। ये बाय नेचर हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कविता रहती है, कवि रहता है, हर इंसान में रहता है। जी। उसको एक्सप्लोर करने वाली बात होती है खाली। और अज्ञात मेरा नाम क्यों कैसे हुआ, इसका भी लगभग 9वीं क्लास में रहा था मैं, तब ये थोड़ा शौक मुझे लगा था कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इधर उधर से जो अच्छी कविताएं, गीत लगते थे, तो मैं एक अपनी कॉपी बना ली थी और उसमें उतार लेता था। बहुत बढ़िया। हम्म। तो करते करते वो कई बार कोटेशंस आती हैं या कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि वो अज्ञात के नाम से छपी रहती हैं कि ये जी। कोटेशन किसकी है, अज्ञात। अब वो अज्ञात वाकई में कोई एग्जिस्ट करता है या नामालूम होता है, उसके लिए अज्ञात होता है, मुझे भी नहीं पता। पर मैंने तभी से अपना एक पेन नेम ये सोच लिया कि मैं अज्ञात रखूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो, बिल्कुल। तो वो अजय अज्ञात करते करते वो नाम हो ही गया। तो आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, वो कौन सा क्षण या पल है जिस समय आपको लगा होगा कि ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, या शब्दों की, ये साहित्य की जो दुनिया है वो मेरे एक रुचि का क्षेत्र है, मेरे मन का क्षेत्र है। उस पल के बारे में, उस क्षण के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें तो थोड़ा यहाँ अच्छा। मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाल अवस्था में जब हम स्टूडेंट थे, 9वीं कक्षा में था मैं, जी। तो हमारे सब्जेक्ट होते थे, सेंट्रल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ 8वीं 9वीं तक। जी। तो उसमें म्यूजिक भी एक पीरियड हुआ करता था, हफ्ते में 1-2 बार। तो वहाँ हमें गाने वाने सिखाए जाते थे, गाओ, ये करो। एक अपनी कॉपी बना ली थी, उसमें हम लोग जो टीचर हमें लिखवाती थी गाने, वो हम लिखते थे।
जी घर में क्या था कि पिताश्री हमारे वो भी थोड़े कवि महोदय थे, तो अभी भी हैं हमारे पिताजी, जी। 85-86 एज है उनकी। बहुत तो बढ़िया। घर में जब उनकी कविताएं वो अपनी कॉपी में रजिस्टर में उतार के रखते थे, कभी कभी मैं पढ़ता था, और जो मुझे लाइनें अपील करती थी उनको मैं अपनी कॉपी में उतार लेता था। अधिकतर वो मुक्तक लिखते थे या कविताएं लिखते थे। तो वहीं से थोड़ा सा मुझे शौक था कि ऐसा लगा कि हाँ मैं भी कोशिश करूंगा कभी भविष्य में। उस टाइम तो टीपा टीपी करते थे, इधर की उधर उधर की उधर। तो वो लेकिन ऐसे ही शौक पैदा होता है। आदमी जी। पहले ऐसे सुनने के लिए जाना होता था ग्रीन पार्क में, अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन होते थे, नीरज जी, संतोषानंद जी, ये सब आते थे। वो दौर गीतों का दौर था, गजल वगैरह नहीं चलती थी, मुशायरे इतने नहीं होते थे। हाँ हाँ। गीत, कवि सम्मेलन, गीत चलते थे। और आज की तरह जैसे हास्य कवि वाले लोग छाए हुए हैं, तो उसी के नाम से आजकल कवि सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन। इनको जोकर की भूमिका में होते थे ये। जैसे जोकर को बुला लिया जाता है शो में थोड़ी देर के लिए, उस तरह से हास्य वाले को, जब वो लोग चाय पानी पीते थे, बीच में ब्रेक करते थे थोड़ी देर का, तो जी। हास्य कवि जिसको बोलते हैं उसको बुला लेते थे। तो और बाकी मेन गीत और कविताएं चलती थी, शुद्ध साहित्यिक साहित्य परोसते थे। उसको सुन के बड़ा आनंद आता था। और जब घर वापस लौटते थे तो जरूर कुछ ना कुछ दो चार लाइनें जो उनकी रहती थी किसी ना किसी कवि की, उसको गुनगुनाते हुए अपने घर लौटते थे। लौट आते थे। बहुत बढ़िया। अ, कविता के बारे में कहा जाता है सर कि जब वाल्मीकि ने और क्रौंच पक्षी को देखा तो उनके मुख से पहला अनुष्टुप छंद निकला। और हम्म। कवि पंत भी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कभी, आह से निकला होगा गान, उमड़कर हम्म। आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। हम्म। तो आपकी साहित्यिक यात्रा में जो भाव या संवेदना रहे, या हम्म। जो पल रहे जिन्होंने आपको इसके लिए प्रेरित किया, तो आपकी पहली वो स्वरचित कविता या गजल जिस भाव से उद्भूत हुई, वो क्या प्रसंग रहा, क्या घटना रही, क्या चित्र रहा, वो थोड़ा सा जानने की इच्छा है हमें, तो बताएं जरा। सच्चाई तो ये है कि अच्छा गीत या अच्छी रचना या अच्छी कविता उसको माना जाता है जिसमें दूसरों की पीड़ा भी शामिल हो। जी। और आप जब सुनाए तो दूसरे को लगे कि ये सब कुछ मेरे ही हाँ। बातें इसके मुख से निकल रही हैं, मेरा ही जी। दुख दर्द है। जी। तो हिंदी। ये कहावत है, हाँ ये कहा हाँ। जाता है। काव्य शास्त्रों में इसको सहृदय मतलब साधारणीकरण कहते हैं। जी जब जी। जब श्रोता को लगे कि ये मेरी बात कही जा रही है, हम्म। तो वो घटना या वो भाव या वो कौन सी बात रही जो आपके पहली बार जब आपने जो भी रचना रची होगी, जिसने आपको उसके लिए प्रेरित किया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें औरों के जीवन में ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, मैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि मैंने दुख या पीड़ा में लिखा हो जी। या शुरुआत हुई हो ना। जी। वो उम्र ऐसी थी ही नहीं मेरी कि मैं दुनियादारी में उलझा रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट था। बिल्कुल। और वो 9वीं 10वीं 11वीं में जब बच्चा जवान होने की तरफ होता है अग्रसर, जी। तो उस टाइम अगर थोड़ा बहुत अगर कोई चीज उसको इफेक्ट करती है या मुझे इफेक्ट किया, तो वो था प्रेम। प्रेम। जी। तो वो प्रेम प्रसंग होते हैं या किसी से आपको अट्रैक्शन होती है या किसी के प्रति आसक्ति होती है, जी। तो और वो ना मिलने की संभावना हो या बात करने में समस्याएं हो या उससे दूरियां हो, तो उस तरह का विरह होता है, जी। उस तरह के प्रसंग होते हैं। और उस उम्र में ज्यादातर जो लिखा मैंने या जो भी उस टाइम शुरुआती दौर में लिखा होगा, वो सब प्रेम प्रसंगों पर ही लिखा होगा या देशभक्ति पर लिखा, जी। मुक्तक लिखी या कविताएं लिखी या जो भी लिखा। ठीक। तो ऐसे दुख से या पीड़ा से गुजर कर या उसको अनुभूति करके मैंने शुरुआत की हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक है। आपने बताया कि आपका क्षेत्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा। जी। तो जब इस शब्दों के संसार से आपकी रुचि हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी साहित्यिक परंपरा है, हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, वहां से कहीं ना कहीं आपका लगाव रहा होगा। तो हिंदी साहित्य की ऐसी कोई रचना
ऐसी कोई पुस्तक, ऐसी कोई विधा जिससे आप प्रभावित रहे हों और आपने वो रुचि से या सर्वप्रथम पहले पढ़ी हो? देखो, क्योंकि पुस्तक ऐसी कोई हमारे सिलेबस में तो होती नहीं थी, जी। और पढ़ाई लिखाई में इतना समय भी नहीं होता था कि हम पुस्तकें खरीद के ये करें। हाँ, कभी कभार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वैन्स चला करती थी उन दिनों में, वो कहीं कहीं खड़ी होती थी आकर, तो जी। उसमें जाकर हम कभी जो भी कविता की किताब हुई या ऐसी हंसी मजाक के हुए, काका हाथरसी को पढ़ना पसंद करते थे उन दिनों में। तो उनकी जो बातें होती थी वो चटपटी और हंसने हंसाने वाली होती थी। चार चार छह छह लाइनों की उनकी कुंडलियां फेमस थी, तो काका हाथरसी की कुछ पढ़ते थे। और उस दौरान में जो भी कवि रहे, शायर रहे, गीतकार रहे, उनको किताबें तो हम तक नहीं पहुंची ना। मैं ज्यादा इस तरह से रहा, अपने सिलेबस और अपनी किताबों में उलझे रहे हम लोग, हम्म। तो कैरियर बनाने में उलझे रहे। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता था, कहीं न्यूज़पेपर में कोई छपी तो वहां पढ़ा, किताब आई तो वो पढ़ा, जी। ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ लेते थे। ठीक है। अ, आप गजलकार हैं और आपकी गजलों के संग्रहों का जो शीर्षक है वो बड़ा ही मनमोहक है। आ, हम कदम, इजहार, तस्कनी, जज्बात। तो ये, जैसा कि आपने पहले ही जिक्र किया कि प्रेम मोहब्बत से आपकी यात्रा शुरू हुई और उन्हीं को नज्र करते हुए आपके शब्द हैं। तो गजलों के शीर्षकों के संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो थोड़ी सी जानकारी हमें आपके गजल साहित्य के बारे में मिलेगी। देखो, मैं शीर्षक जब भी अपनी किसी पुस्तक का रखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो छोटे शब्दों का ही हो, एक दो शब्द में ही उसका जी। शीर्षक। आजकल हालांकि लोग बड़े वाक्य के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, शीर्षकों ऐसे रख लेते हैं कि चार पांच शब्दों का शीर्षक होता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे को ज्यादा अपील जो करते हैं वो, क्योंकि गजल अपने आप में एक ऐसी विधा है कि कम से कम शब्दों में सारी बातें कर दी जाती हैं। तो शब्दों को, उसके अंदर ताकत है, तो एक कॉल शब्द ही काटो भाई काफी। रोहतास। आप इसको ना उस पे डू नॉट हेलो। डिस्टर्ब कर लीजिए, अपने फोन को, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब कर लीजिए। हो गए। ये आवाज थोड़ी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, बराबर आ रही। आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज रुक गई थोड़ी सी। किसी का फोन काट आया दिया होगा होगा। उसने शायद। जब भी लाइव करें, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ, ये आवाज आ स्पीकर। रही? आपका फोन पे वीडियो अवेलेबल नहीं है? वीडियो अवेलेबल? आवाज, आवाज तो आ रही है आपकी। आवाज आ रही है, हाँ हाँ। अभी आ रहा है वीडियो? हाँ, अब आ गया। जी हाँ। जी। मैं ये कह रहा था कि आप अपने फोन पे ना ऊपर से ऐसे करके उसमें डू नॉट डिस्टर्ब होगा, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर दीजिए। जी। तो किसी किसी का फोन आएगा तो मिस्ड कॉल में चला जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। गजल के क्षेत्र में आपने देश प्रेम पे भी गजलें लिखी। तो देश प्रेम की गजल पे जो आपका संग्रह है उसके बारे में थोड़ी सी हमें अवगत कराएं। मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब मैंने कविताएं लिखी हैं या गीत लिखने की कोशिश की है, देश प्रेम पर मैंने कोई गजल नहीं कही, और जी। गजल कभी किसी शीर्षक पर होती भी नहीं है। देश प्रेम पर या तो नज्म होगी, या कविता होगी, या गीत हो सकता है। जी। गजल तो पांच शेर या उससे अधिक शेर होते हैं, और वो हर शेर में एक नया
अध्याय होता है, नई बात होती है, नया संदर्भ होता है। जी तो शुरू में मेरी कुछ पुस्तकें थी जिसमें मैंने जब तक गजल कहना सीखा भी नहीं था, शुरू भी नहीं किया था, तो उन दिनों में थोड़ा बहुत मैं कविता कह लेता था उन दिनों की। तो वो मैं देशभक्ति के उस पर कभी कभी लिख लेता था। तो उस तरह की कोई एक दो होंगी तो मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि शुरुआत अगर हम माँ वाणी पाणी को याद करते हुए उनके कुछ उसके लिए अगर मैं बोलता दो चार शब्द, तो उसके बाद मैं ये बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत है। माँ सरस्वती के हम सभी पुत्र हैं, तो स्वागत है। भावना को शब्द का आकार दे, भावना को शब्द का आकार दे, लेखनी को चेतना की धार दे, बहुत बढ़िया। श्रेय पथ पर अग्रसर होता रहूं, आचरण को सत्य का आधार दे, जी मानसिक शुचिता अनूठी धीरता, आत्म संयम का मुझे उपहार दे, शायरों में नाम मेरा हो शुमार, जी, कुछ मुकम्मल तू मुझे अशआर दे, बहुत बढ़िया। मुश्किलों से पार पाने के लिए माँ मुझे तू ज्ञान की पतवार दे, है सुरों की देवी वीणा वादिनी, जी, वाणी में वीणा सी तू झंकार दे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है। और भक्ति रस पर जो भजनामृत है, वो भी गजल के क्षेत्र में आपने रखी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। हाँ, कविताओं के साथ करते करते अचानक ही कभी कभी जब ये जागरण होते हैं या अन्य सांस्कृतिक और ये पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जो भजन गाए जाते हैं, मैं आर्य समाज मंदिर में भी कई बार जाता रहता हूँ, तो वहाँ जी भी जी हर संडे कोई ना कोई भजन सुनाए जाते हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। तो और वो अक्सर जगह कई जगह देखा है कि वो जो है फिल्मी तर्ज पर सुनाते हैं, उनको लिखे जाते हैं जो जी। भजन है। तो ऐसे मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया था, और एक पतली सी पुस्तिका उसकी मैंने निकाली है भजनों की, और वो मैंने लिमिटेड सी थी तो कुछ बांट बूट दी, आर्य समाज वालों को भी दे दी है। तो कभी कभी वो पंडित जी वहाँ के हैं, बताते हैं कि मैं आपके गाता रहता हूँ भजन दो चार, कहीं अच्छा। कहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको पसंद आ रहे हैं। तो क्यों, आर्य समाज बैकग्राउंड है, हमारे पिता और हमारे दादा आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। जी जी बस उस तरह के भजन कुछ लिखने का प्रयास किया था। जी। आपकी अपनी कोई पसंदीदा गजल जो आपके सबसे नजदीक हो? उस मेरी ऐसा है कि मैं तो अपने आप को ना तो गजलकार मानता हूँ अभी, जी और ना ना मेरी कोई ऐसी गजल है कि मैं इसको कहूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी है। तो मैं कभी अपने आप से जब लिखता हूँ तो लगता है मैंने कुछ लिख दिया, जी। और जब थोड़े दिन के बाद उसको जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये क्या लिख दिया। तो तो मैं कभी इस तरह से आज तक फैसला नहीं कर सका कि मेरी कोई गजल ऐसी है कि बहुत अच्छी है या ये अच्छी है। जो लिख दिया वो लिख दिया, फैसला करना तो आप लोगों का, श्रोताओं का काम है कि भाई अच्छा लगा कि नहीं लगा। नहीं लेकिन ये मुझे याद है कि पहला जो शेर मेरे से, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा शेर के नजदीक पहुंचा था, वो शेरियत थी, तो वो मेरे से शेर जो हुआ था वो मैं आपको सुना सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल स्वागत है। हम्म। तो वो गजल यूं थी कि वक्त के सांचे में ढलना सीख लो, वक्त के हाँ, सांचे में ढलना सीख लो, गुफ्तगू का शीरी लहजा सीख लो, छोड़कर तुम आहनी अपनी रविश, मोम की सूरत पिघलना सीख लो। और शेर ये हुआ था कि कायदा पढ़ना नहीं काफी मियाँ, कायदा पढ़ना नहीं काफी मियाँ, कायदे से बात करना सीख लो। बात करना सीख लो, बहुत बढ़िया। तो ये जब एक शेर इसको लोगों ने पसंद किया तो मुझे लगा कि शायद कुछ कुछ शेर कहने की संभावना है, मैं भी उसमें अपना योगदान दूं और सीखूं इस चीज को। तो मैं शुरुआत दौर के ये कुछ शेर थे जो मैंने कहे थे।
नहीं, बिल्कुल। अ, जो अगली मेरी जिज्ञासा थी कि एक साहित्यकार के रूप में या एक कुछ रचनाकार के रूप में समाज में लेखक की क्या भूमिका रहती है, आप किस प्रकार से देखते हैं? तो आपका ये जो शेर है, ये जो कायदे से बात करना, इसने काफी कुछ उसका तो उत्तर दे दिया, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार चाहूंगा कि समाज में लेखक की एक क्या भूमिका रहती है। क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य जो है वो जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यानी जब तक साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों को ना आके और उनका प्रकाश या उनका दिग्दर्शन ना करे तो वो साहित्य नहीं है। तो एक साहित्यकार के रूप में, या जो भी आपकी बात, चाहे वो आपकी नजर में बड़ी है या छोटी, लेकिन हम तक या जिस भी श्रोता या पाठक तक पहुंचेगी तो वो जरूर न जरूर उस पर विचार करेगा। तो वो विचार किस दृष्टि से करे और उसकी विचार की क्या रूपरेखा हो, यानी एक साहित्यकार की, एक रचनाकार के रूप में समाज के लिए क्या भूमिका रहती है और वो क्या कर सकता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। देखो, शुक्ल जी ने जो कहा, या ये कहा ही जाता है कि कोई भी साहित्यकार या कवि या शायर समाज का प्रतिबिंब है, आईना है, ये है, उसी की सारी बातें उस काल में जो भी होती हैं उन्हीं को वो अपनी रचनाओं में शामिल करता है। तो उस काल के किसी भी पुराने शायर को, कवि को, साहित्यकार को अगर हम पढ़ते हैं तो उस दौरान में क्या क्या घट रहा था, समाज कैसा था, उसका झलक मिल जाती है, पता लग जाता है कि समाज में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कुरीतियाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। जी तो ये ठीक, ये बात ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये भी मानना है साथ में कि साहित्य करना जो है ना, ये तीन तरीके से हो रहा है। एक तो प्रोफेशनल हो रहा है, जी एक शौकिया हो रहा है, जी और एक वाक्य में वो साहित्य के माध्यम से समाज को कुछ ना कुछ अच्छे के लिए, बदलाव के लिए कोशिश की जा रही है। जी तो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं जो अपने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने मन के अनुसार लेखक या कवि या शायर या साहित्यकार काम करता है। तो आज के दौर में ज्यादातर जो लोग हैं वो शौकिया तो है ही हैं, कि बहुत से लोग शौकिया हैं जो सारे दिन फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन अलग अलग माध्यम जितने भी, उन पे कुछ ना कुछ आपको इस तरह की कविताएं और पंक्तियां मिलती रहती हैं। जी चाहे वो अपनी है या पराई है, इधर से चेप उधर से चेप, थोड़ी बहुत छेड़खानी करी और अपने नाम से प्रसिद्धि पाना चाहता है हर आदमी। और दूसरी वो श्रेणी है जो उसे मतलब नहीं है कि साहित्य क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या रचना है, नहीं। उसको ये पता है कि मुझे किस पे मोटा लिफाफा मिलेगा, किस पे जी मुझे ज्यादा मंच मिलेंगे, किस पे मुझे पेमेंट मिलेगी, तो मुझे ऐसा लिखना है। मेरे देखते देखते मेरे ही मित्र लोग जो बहुत अच्छा रचते हैं या लिखते थे, या उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली कि जी जब तक वो संजीदा लिखते रहे उनको किसी ने पूछा ही नहीं। अब उन्होंने हाथ से लिखना शुरू कर दिया, तो अब उनको मंच मिलने लग गए, उनकी पेमेंट आने लग गई, उनकी रोजी रोटी बन गई। जी तो वो आदमी की अपनी, उसका मन कैसे, क्या कहता है, उसकी आत्मा क्या कहती है, उसकी रुचि किस तरह से है। तो कुछ लोग तो लिखते हैं, ऊपर से जब आमद होती है तो जो हाँ वो लिखवाता है वो लिखा जाता है। ठीक। हमें नहीं पता वो कब होगी, एक लाइन भी नहीं लिखी जाती, 6 6 महीने बीत जाते, नहीं लिख सकते। जी जी और एक वो ऐसा है कि जो दिन में 6 लिख सकता है, उसको लिखना है तो वो लिख सकता है। जी जी तो ये कारण है कि साहित्यकार या कोई भी कवि या शायर समाज को देने को तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो सही मायने में पहले अच्छा इंसान खुद में होना जरूरी है। जी और हमारे अंदर, मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया, तो अच्छा साहित्यकार मैं कहाँ बनूंगा। मेरे अंदर का रावण ही नहीं जब खत्म होता है तो मैं राम के नजदीक कैसे पहुंच सकता हूँ। नहीं, देखो, ये तो अपनी आपको स्वीकार कर लेना, बता देना, ये तो एक बड़प्पन है और एक अच्छाई की ही निशानी है। तुलसीदास जी ने जो दो कारण बताए साहित्य रचना के, वो कहते हैं कि स्वांत है सुखाय या परहिताय। या तो व्यक्ति अपने सुख के लिए लिखता है,
या दूसरे के हित के लिए लिखता है। लेकिन आजकल जो अर्थ प्रधान पृष्ठभूमि है, इसने, आप जो कह रहे हैं प्रोफेशनल, इसने इस साहित्य को एक, जो इसकी बारीकियां होती हैं, इसकी जो दिशा निर्देश होते हैं, उससे कहीं ना कहीं वाकई में भटकाया है। खैर, हम गजल के व्यक्ति से जुड़े हैं। थोड़ा सा बहुत दिनों से मेरे जिज्ञासा थी कि गजल का जो काव्य शास्त्र है, गजल की जो शब्दावली है, मतला मक्ता, ये थोड़े से हमने सुने हैं लेकिन हम इसको कभी समझ नहीं पाए। तो मेहरबानी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धन होगा ये गजल के काव्य शास्त्र के बारे में, गजब की एबीसीडी हमें थोड़ा सा आप बताएं। देखो, मैं आपको जितेंद्र जी बिल्कुल ठीक बताऊं, सही सच्चाई बताऊं तो मैं विद्यार्थी हूं, अभी पहली कक्षा का। जी। तो जितना मैं समझ पाया हूं या जितना मुझे पता है वो शेयर करना तो मेरा फर्ज है। और मैं सबको ये कहता हूं कि ये चीज ऐसी है कि जितना जिसके पास ज्ञान उसको बांटते चलो। बांटते रोशनी चलो। तभी फैलेगी जब हम उसको ज्ञान को बांटते चलेंगे। ये जी। नहीं है कि मुझे ये पता है तो मैं दूसरे को ना बताऊं या वो मेरे समकक्ष है या मेरे से आगे ना बढ़े। नहीं तो नहीं, ये भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। होनी नहीं मैं चाहिए। मैं एक परवाज़े गजल के नाम से संस्था भी चलाता हूँ। वो जमीनी कार्यक्रम भी करते हैं, और जब कोरोना काल था तो उस टाइम में हमने बहुत लाइव किए, और देश विदेश के अच्छे अच्छे गजलकारों को बुलाकर हमने गजलें भी सुनी, और साथ साथ में इसके अरूज पर, इसके व्याकरण पर, उस पर भी चर्चाएं हुई, जी। कक्षाएं हुई। और अभी भी हम गोष्ठियां भी करते हैं, और बीच बीच में हम कार्यशालाएं भी करते हैं, बहुत जिसमें बढ़िया। गजल कैसे कही जाए, कैसे लिखी जाए, वो सिखाया जाता है। जी। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है वो बता देता हूँ। जैसे एक हाँ। जिज्ञासा है आपकी कि गजल में क्या है, कि सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं मैंने गजल लिखी। तो गजल को लिखना नहीं कहा जाता, इसको कहना कहा जाता है कि मैंने गजल कही। गजल कही। उसका मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है, ऐसा क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि इसकी जो व्याकरण है, इसमें जैसे हम गीत लिखते हैं, उसका कोई छंद होता है। जी। बहुत से ऐसे हैं गीतकार जो कहते हैं मैंने गीत लिखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो वाकई में सारे छंदों के ज्ञाता हैं कि नहीं। जब तक आपको छंद का ज्ञान नहीं होगा या गीत के ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा, गीत नहीं कह सकते। गीत नहीं। दोहे का, दोहे के बारे में नहीं पता कि कितनी मात्राएं होनी चाहिए, हाँ, कहाँ यति yes, होना चाहिए, कहाँ लघु होना चाहिए, कहाँ गुरु होना चाहिए, कहाँ तो गुरु आप होना। दोहा नहीं कह सकते। तो कोई भी मात्रा विधा हो, है। इसी तरह से गजल का है कि अगर शायरी की बात करें, गजल की बात करें, तो इसमें आपके पास बहर की नॉलेज, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, बहर क्या है, ये पहले तीन चीजें इसमें आती हैं। जी। अब बहर में एक अलग विचित्र बात कह लो कि हिंदी में कहीं भी मात्रा गिरती नहीं है, बढ़ती नहीं है। जी। लेकिन उर्दू शायरी में, क्योंकि ये तो अरब से और उस तरह से चलती आई है, तो जी। भाषा इसमें, उर्दू की शायरी में मात्राएं गिरती हैं। गिरती हैं। जी। और गिराते तो हम बोलते टाइम, जैसे जैसे जहां हमें लगता है कि हमें कम समय दे के बोलना है, जल्दी से बोलना है, उसको मात्रा का पतन बोलेंगे। जहां थोड़ा समय ज्यादा लेके करना है, वो दीर्घ या उसको खींचना बोलेंगे, जी। मात्रा का। तो इसमें इसीलिए क्योंकि ये उसी के अनुसार इसका बहर का सारा ग्रामर है, जैसे जैसे हम बोलते हैं उसको, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि गजल कहते हैं, लिखते नहीं। लिखते नहीं है। और हाँ। रही बात इसमें जो कम से कम इसकी जो 5 शेर होने आवश्यक है। अब जी। शेर क्या है? शेर जो है वो एक कपलेट है, 2 लाइनों का एक शेर होता है। जी। 2 लाइन का मतलब इसमें उर्दू की भाषा में जब शेर, शायरी की भाषा में मिसरा बोलते हैं, मिश्रा। लाइन को या सेंटेंस को मिसरा बोलते हैं, तो 2 मिसरे का एक शेर होता है। जी। अब उसमें वो आपके जो बहर है वो निश्चित जो है, पहली 2 लाइनें जब आप लिखते हैं, उसी में निश्चित करनी पड़ती है कि हमें किस बहर में हमने इसको आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाए, ठीक है। तो वो बहर का ज्ञान होना जरूरी है। और फिर उसके अंदर हमने काफिया भी तय करना पड़ता है, जिसको हम बोलें तो जैसे गीत की या कविता की भाषा में जो हमारे
शब्द मिलान करते हैं आखिर में, तुक बंदी जिसमें होती है, हाँ, तो बंदी जो कहते हैं जी। हाँ, उसको इसमें वहां पर उसको काफिया कहा जाता है। तो इसमें बहुत विस्तार है। और सबसे अच्छी बात, अट्रैक्शन क्यों हुआ गजल की तरफ मेरा, इसमें नियमों की पाबंदी। जैसे जी किसी भी रचना का एक भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है। जी। ज्यादातर भाषाओं में या ज्यादातर अन्य विधाओं में भाव पक्ष है, हावी रहता है हमेशा, कि जी। भाव पक्ष को ज्यादा प्रबलता दी जाती है, जोर दिया जाता हेलो। अरे कैसे रुक गया? हेलो। आपकी आवाज रुक गई। है, मजबूत होना आवश्यक है। जी तो इसलिए इसके लिखने से पहले या कहने से पहले गजल के, ये जो मैंने बताया कि इसके अरूज के बारे में, इसके व्याकरण के बारे में पढ़ना और सीखना बहुत आवश्यक है। जी। तो इसमें थोड़ी सी भी छूट नहीं मिलती। जो छूट है वो नियम के अनुसार है, बहुत छूट है पहले से ही है, लेकिन हम्म। उसके अलावा आप कहें कि मैं अन्य छूट ले लूं, हमने छूट वो ले ली। बिल्कुल नहीं हाँ, मिलेगी। जो जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो प्रस्तावित है, वही है। हाँ, हाँ, तो ऊपर से नीचे तक एक ही बहर को मिलाते हुए कम से कम आप 5 शेर कहेंगे तो वो एक गजल कहलाएगी। पहला जो शेर है जिसमें हमने काफिए को, रदीफ को निश्चित किया है, तो वो जी। आपका मतला कहलाता है। मतला और कहला। आखिरी शेर जिसमें आप अपने उपनाम का इस्तेमाल करते हैं, जी। उसे मक्ता कहते हैं। तो ठीक है। ये मतला और मक्ता ये है, और बहर, रदीफ, काफिया, ये इनका ये रोल है। तो बहुत विस्तार में जाना पड़ता है इन चीजों के लिए। और मैं तो बताया ना, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी खासतौर पर जो जिहाफ वाली बहरें हैं, वो कितनी सारे जिहाफ लग सकते हैं, कितनी बहर और बन सकती हैं, उसको मैं नहीं समझ पाया हूँ अभी। बहुत समझना जी बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। जी। जैसे मैं तो थोड़ा सा इतना समझ पाया था काफिया और अदीफ के बारे में, कि काफिया जो है वो लगभग बदलता रहता है और रदीफ जो है वो एक जैसा रहता है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलस्ता हमारा। तो हम्म, हमारा जो रिपीट हो रहा है वो रदीफ है, और हिंदुस्तान और गुलस्ता जो है वो काफिया हैं। ऐसा जी मैंने जी, थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। ये काफिया ही होते हैं। इनमें हरफे रबी जो है वो जो सेम होना चाहिए, जो एंडिंग है जिसके ऊपर आके टिकता है, वो उसको हाँ हरफे रबी बोलते हैं, वो जी। सेम होना चाहिए। वो सेम। इस शब्द को काफिया बोलते हैं। जी। जैसे आ, आपके कहें तो मैं 2-3 शेर पढ़ूं, उसमें आपको समझा भी सकता हूँ। जी जी, हाँ बताएं। कि हों ऋचाएं वेद की या आयतें कुरान की, कुरान की। राह दोनों ही दिखाती हैं हमें ईमान की। ईमान की। तो कुरान, ईमान, ईमान, हाँ। आन, आन आन कॉमन है दोनों में। तो ये इसकी जो है रदीफ काफिया काफिया कहलाएगा। हो गया, हाँ। कुरान और ईमान ये काफी हो गए। तो काफी हो इसमें गया। आन आन कॉमन है, इसलिए हाँ ये मैचिंग है। अगर हम इसमें से एक भी शब्द अगर हटा देंगे, कुरान में से न हटा दिया तो ये कुरा बच गया, जी और ईमान में से न हटा दिया तो ईमा बच गया। जी। तो जब ये एक भी उसका एंडिंग हटा के हम देखें, दोनों में से एक कम से कम आपका मीनिंगलेस हो जाना चाहिए, जी। तब वो सही काफिया होता है। सही काफी। अगर वो हटाने के बाद जब तक वो सेंसलेस नहीं बन रहा है और मीनिंगफुल ही रहे अगर वो, तो वो ठीक काफिया नहीं कहलाएगा फिर। जी। आ, सर मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी कबीर को पढ़ते वक्त जब उनकी ये लाइनें पढ़ी थी कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हम्म, रहे आजाद या जग में हमन को दुनिया से यारी क्या। तो ये जब हमने पढ़ा था तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि ये कबीर दास जी की एक गजल का एक हिस्सा है, या गजल हम्म, की शुरुआत है। तो उस समय कभी गजल के बारे में ये बात आई थी, लेकिन साहित्य में एक विधा के रूप में गजल कभी पढ़ने को नहीं मिली। आज आपसे गजल के बारे में काफी सीखने को मिला। और दुष्यंत कुमार के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको सिलेबस में भी पढ़ा है। तो थोड़ा सा जो हिंदी में जो गजलकार रहे हों
उनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, उनके समकक्ष और भी बहुत सारे उस टाइम में साहित्यकार, गजलकार थे। दुष्यंत जी के अलावा शेरजंग गर्ग जी थे, ये बाल स्वरूप राही जी उस समय के ही हैं। राही जी, हाँ। तो हाँ, बहुत सारे रहे। लेकिन क्योंकि ये इनके, वो एक थे ना, क्या नाम उनका, जो पत्रिकाएं निकालते थे, कमलेश जी थे, क्या नाम था कुछ। कमलेश्वर तो वो कहानीकार रहे हैं। कमलेश्वर जी थे, तो वो शायद पत्रिकाएं वगैरह भी निकालते थे। जी। तो उनका और इनका कुछ रिश्तेदारी भी है दुष्यंत जी के साथ। जी। उनके बहनोई है या क्या है, कुछ रिश्तेदारी रही, जैसा मैंने सुना है। तो हम्म। इनको सही प्लेटफॉर्म मिल गया। इनको सही प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वो है ना कि जिसको सही समय पर सही स्थान मिल जाता है तो उसको जी। पब्लिसिटी मिल जाती है। तो जी। उनकी काफी पब्लिसिटी हुई, तो उनके समकक्ष जो बाकी लोग थे, ये नहीं कि वो कम लिख रहे थे, वो भी अच्छा लिखने वालों में से ही थे, बहुत सारे उस टाइम रहे। तो लेकिन ये है कि जिसके नाम हो जाता है तो वो हो जाता है। अब चैनल्स पे जा जाके जितने शायर कवि जिनको मौका मिलता है टीवी पर या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो बार बार जब जाएंगे तो आप उनको देख देख के वो प्रसिद्धि पा जाएंगे। जी। लेकिन ये नहीं है कि वो जो फेमस होना और ज्ञानवान होना, इन दोनों में भी अंतर है। हाँ, बिल्कुल। तो एक से एक शायर, एक से एक साहित्यकार हैं, लेकिन उन सबको वो मौके नहीं मिल पाते हैं। तो किसी अरे, मेरा ये नेट रुक रहा है, क्या बात है? जी। जी। एक सर, जैसा कि आपने बताया कि अ, इसी शौकिया मिजाज से हमने भी कभी ये इसमें थोड़ा सा रुचि रहती है, और हिंदी का विद्यार्थी, और यही जिम्मा कंधों पर है बच्चों को हिंदी पढ़ाने का। तो देश के लिए कुछ एक है। अब मुझे नहीं पता ये शेर हैं या क्या हैं या किसके हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं यदा कदा क्लास जी। में जी। पढ़ता रहता हूँ जी। कि चिंता तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, मगर जब पेट भर गया तो नींद आ गई। हम्म। बहुत और एक, अच्छा कर। हाँ, और एक इसी तरह कि नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई मेरा हिंदुस्तान। हम्म। तो वो जब ये सुनते हैं, और जब मैं चाहे शमशेर बहादुर सिंह या जयशंकर प्रसाद या पंत या महादेवी वर्मा जो भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो इससे इतर उससे हट करके यहाँ जुड़ जाते हैं। तो मुझे हम्म। कहीं ना कहीं लगता है कि शेर में, गजल में वो ताकत है जो शायद उन कविताओं में नहीं है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। क्या ये वास्तविकता है या फिर मेरा वहम है? थोड़ा ये स्पष्ट करें। मैंने समय को बदलते देखा है। मेरा जन्म 61 का है। जी। तो एक दौर था जब कहानियां ज्यादा, नॉवेल्स बहुत पढ़े जाते थे, कहानियां जी। जी। पढ़ी जाती थी। हाँ, कहा कहा जाता है कि कहानी जो विधा है वो तो मानव जन्म के बराबर से ही चली आ रही है, जी। उसी जी। समय से। ये कि ये क्या है, मनोरंजन का प्रधान साधन रही है। जी। 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 तो बहुत सारे काल भी हमारे हुए, भक्ति काल, रीति काल, और तरह तरह का लेखन बदलता रहा, साहित्य बदलता रहा। तो समय के अनुसार जी। ढलना भाषा का और साहित्य का वो आवश्यक है, ढलना चाहिए। उस सोच को लेकर, जी। नई चीजों को लेकर हमें साथ साथ चलना चाहिए, बशर्ते कि साथ में हम जो उनके मूल ग्रामर की जो चीजें हैं, जैसा रचा गया है ग्रामर, उसको ना बदलें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नियमों ना, को ज्यादा, कि नियमों को ना उसके साथ बदलें। हम विचार ना बदलें, बदले, भाव हाँ। बदलें, शब्द बदलें, नए शब्द गढ़ें, तो वो सब तो मान्य है। तो जब, जी। अब समय उस तरह का है कि हम कहानी से कविता पे, और कविता से लघु लघु कविताओं पर, छंदों पर, हाँ, और और फिर छंदों के बाद दोहों लघु और अब कविताओं पर। शेर पर। तो जितना छोटी चीज कम समय कम शब्दों में कह दी जाए, और वो बात पूरी कहानी, पूरी दास्तान को वो बयां कर दे, तो उससे बड़ी जी। बात नहीं होती। हाँ,
तो यानी कम ये अट्रैक्शन शब्दों में इसीलिए है ज्यादा से दोहे ज्यादा में या बात आ जाए। शेर में, इसीलिए अट्रैक्शन। हाँ, एक एक आपके इसी भाव को व्यक्त करता हुआ ये शेर है कि क्या है, मुझे याद आ रहा है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, हम्म। लोगों ने उसके दरमियान रास्ता बना लिया। हाँ, अब कितना बड़ा शेर है ये, कि जी इसको कितनी जगह कोट किया जा सकता है, किस किस जी। संदर्भ में लिया जा सकता है। हम्म। हम्म। हाँ, तो आप मुझे मेरा उत्तर मिल गया बखूबी कि आज का जो पाठक है या विद्यार्थी है या श्रोता है जो भी है, उसकी चाह यही है कि मैं कम से कम शब्दों में और जल्दी से बहुत सारी चीज ग्रहण कर लूं। हम्म। शायद शेर या गजल इस बात पर खरी उतरती है। जी, इसका जो सबसे मैंने जो अपने देखा है और मेरे साथ जो बीती है, जगजीत सिंह जी ने जो गजलें गाई हैं, जो जी, उसको लोकप्रिय बनाया है, उनका बहुत इसमें अहम रोल रहा है। अहम रोल है। गाई तो पहले भी जाती थी, पाकिस्तानी गायक बहुत से गाते थे बड़ी अच्छी अच्छी हाँ, गजलें। लेकिन वो चयन की बात है कि इसने ना सरल भाषा में और अच्छी गायकी में, अच्छी धुनों अच्छी में है। घर घर तक पहुंचा दिया था जगजीत सिंह जी ने। तो उसका जी क्रेडिट अगर मेरा भी इसके प्रति जो मोह पैदा हुआ, उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि उनको सुन सुनकर गजल के प्रति रुचि पैदा हुई। जी। और गजल में वो चीज है कि आदमी जब दो लाइन कहता है तो श्रोता को सुनने में आनंद आएगा। उसे पता है कि अगली दो लाइन में वो सेम बात नहीं कहेगा। सेम बात नहीं कहेगा जी, अलग ही तो प्रसंग इसलिए इसलिए उत्सुकता बनी रहती है सुनने के लिए। जी, आपने चार कविताएं पढ़ी और मैंने चार शेर पढ़े, फिर पढ़े। तो आपकी कविता सुनते सुनते आदमी ऊब जाएगा चार जी। पांच लाइन के बाद। लेकिन शेर में या उसमें गजल में नहीं उबता, क्योंकि हर दो शेर के बाद टॉपिक बदल जाती है, बात बदल टॉपिक जाती बदल जाता है। और फिर है। जैसा कि एक चानन गोविंदपुरी जी हैं, वो कहते हैं गजल के बारे में यही बात कि गजल वो जानदार बूटा है जो हर प्रकार की जमीन पर उगने और हर मौसम में विकसित होने का सामर्थ्य रखता है। तो गजल के लिए एक जो मौसम है, जमीन है, उसकी भी किसी उर्वरकता की या मुझे लगता है कि किसी विशेष मौसम की जरूरत नहीं है। वो लगभग हमारी संवेदनाओं के हर क्षेत्र को टच कर लेती है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें उन्होंने कह दिया गजल, लेकिन आप गजल की जगह कुछ भी इसमें फिल इन द ब्लैंक कर दो, गीत कविता कुछ भी कर दो, वो सब पे सेम चीज लागू होती है। हम, हाँ जी तो वो किसी विधा पे कोई विशेष बात नहीं है। लिखने वाले का बहुत कुछ निर्भर करता है, उसकी अपना कैरेक्टर क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, सोच क्या वो है। जब वो लिख रहा है तो कितना इन्वॉल्व है उस चीज के अंदर, उसका शब्दकोश कितना है, जी वो कैसे शब्दों को इस्तेमाल कर सकेगा, उसकी जानकारी कितनी है उस विषय के बारे में, उसने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। जी। तो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। खाली यही उसकी खाद पानी है मेरे हिसाब से। तो जितना पढ़ेगा आदमी, जितना अपना शब्दकोश बढ़ाएगा, जितनी नॉलेज बढ़ाएगा, जैसा खाएगा वैसा वो निकालेगा, वैसा ही वो समाज को देगा। समझ। हाँ, शब्दकोश से मुझे याद आया, ये सर जो गजल शब्द है वो कहाँ से आया, उसका क्या शाब्दिक अर्थ है और इसकी क्या परंपरा रही है, थोड़ा सा इस पे हमें दिशा निर्देश करें। ये सब चीजें तो इस पे मिल जाती हैं नेट पर भी, और उसकी जो वो आपकी किताबों में जो कहा गया है, बताया गया है, जैसा मैंने पढ़ा है। जी ये गजाला से शुरू हुआ, एक हिरन है, उसको तीर लग गया, उसकी जो आह निकली, उस वहां जैसे क्रौंच की बात थी, यहाँ हिरनी की, हिरन के बच्चे की बात हुई है। तो जी। उस स्वर को मीनिंग में दिया गया है, गजल वहां से शब्द निकला। लेकिन और बाकी इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बता सकता कि डिक्शनरी में या जो नेट पे जो है वो इसी तरह की बातें जी जी। बताइए। एक राजेश रेड्डी जी की एक गजल है जिसको मैंने काफी सुना है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक छोटा सा बच्चा हम्म। देख के बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है, डरता है। कौन है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। हम्म। तो एक ऐसी ही, जैसे आपने शुरुआत की कि एक प्रेम या प्रेम प्रसंग से आपकी ये शुरुआत हुई, तो आपकी इसी भाव से सराबोर कोई गजल और तरन्नुम में पेश हो जाए तो सभी श्रोताओं को शायद अच्छा लगे।
यदि आपने तरन्नुम से सुनना चाहते हैं तो कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरा तरन्नुम कोई बहुत अच्छा नहीं है। कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी बहुत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है, मुश्किलें तो आएंगी इम्तिहान लेने को, जी। इम्तिहान लेने को, मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी इम्तिहान लेने को, हौसला रहे कायम आपका जरूरी है, हौसला रहे कायम आपका जरूरी है, सीखना अगर चाहो जीने का सलीका तुम, जीने का सलीका तुम, सीखना अगर चाहो, सीखना अगर चाहो, जीने का सलीका तुम, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है, कौम से जहालत की, देश से अशिक्षा की, तीरगी मिटाने को, कौम से जहालत की, तीरगी मिटाने को, इल्म का करें रोशन एक दिया जरूरी है, ज्ञान का करें रोशन एक दिया जरूरी है, छोड़ दे झगड़ना हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, छोड़ दे झगड़ना हम, छोड़ दे झगड़ना हम छोटी छोटी बातों पर, वक्त का तकाजा है एकता जरूरी है, वक्त का तकाजा है एकता जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। तो ये बहुत सुंदर, आपकी बहुत कविता सुंदर सर। पूरी की हुई। जो भी पिछले 40-50 मिनट से वार्तालाप कर रहे हैं, अब वही मैं जो कहा गया है कि वाकई में ये जो गजल है या गीत है, जब तरन्नुम में पेश होती है तो उसका जो दम है, जो खम है, वो डबल हो जाती है। हुई। और आपकी इन पंक्तियों ने, तरन्नुममयी पंक्तियों ने इसमें जान डाल दी। बहुत बढ़िया लगा आपसे वार्तालाप करके। और जैसा कि निर्देश मिला है और समय की भी पाबंदी है, समय हो चला है, अंत में मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया, तो वो कोई एक पुरस्कार, वो एक आशीर्वाद जो आपको सबसे ज्यादा
पसंद आया हो, जो जिसने मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा? आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारी जी। संस्थाएं इसको प्रसाद के रूप में बांटती रहती हैं। तो अब पुरस्कार देने वाली संस्थाएं या पुरस्कार देने वाला कौन है, मैं कहता हूं कि उस पर निर्भर ज्यादा करता है, उसको मैं ज्यादा जी। महत्व देता हूँ। बाकी तो जी। हर संस्था में कहीं ना कहीं जाएं लोग तो थोक के भाव में मिलते रहते हैं, पुरस्कार भी सर्टिफिकेट भी। उनके मेंबर बनो, उनको हेल्प करो, उनके जी। धनराशि दो। हर तरह की पीएचडी की डिग्रियां तक मिल रही हैं, वो डॉक्टर लगाने की उपाधि तक मिल रही है। जी। आप उनकी फीस जमा कर दो तो लेकिन फिर भी मेरे अपने केस में सबसे पहला पुरस्कार मुझे गाजियाबाद की यूएसएम पत्रिका, एक संस्था के द्वारा दिया गया था, साहित्यिक संस्था के द्वारा गाजियाबाद जी। में। तो पहला जो पुरस्कार होता है वो आपको बहुत प्रेरणा देता है। और उसके बाद में फिर एक दो पुरस्कार मुझे जबलपुर से मिला, जो बिना किसी सिफारिश के या बिना किसी मेंबरशिप के या बिना किसी जान पहचान के, अचानक कोई अगर आपको बुलाता है और कहता है कि आपकी ये चीज हमने पढ़ी। ऐसे ही कैथल में संस्था है साहित्यिक सभा, उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और उसको पसंद किया। तो जो आदमी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी अप्लाई किए हुए, आजकल पुरस्कार के लिए अप्लाई करवाया जाता है जी। कि हम अब आपको आपने पुरस्कार देंगे, आप अप्लाई कीजिए। आपने मेरी नब्ज पकड़ी या मेरे मुंह की बात छीन ली। जब भी हमारे शिक्षा मंत्रालय में पुरस्कारों की बात होती है, तो मुझे हम्म, इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रिंसिपल साहब हमारे ये कहते हैं कि जिनको भी आवेदन करना है वो अपना नाम बताएं। तो हम्म। मेरी उनसे यही प्रश्न होता है कि पुरस्कार देने वाला आवेदन चाह रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि उसकी निगाह किस है, वो स्वयं आकर के दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब प्रश्नों की तिजोरी तो बहुत है, लेकिन मन तो बहुत है, लेकिन समय का तगाजा है, और ऊपर से भी ये आदेश हुआ है कि समय हो चला है। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया। मुझे बहुत और अच्छा लगा, आज से पहली बार आपसे मुलाकात हुई, आपको सुना, आपसे बातचीत हुई, रश्मि जी। जी से बात हुई। और इस संस्था के लिए मेरे मंगल कामनाएं, बहुत अच्छे से तरक्की करे ये प्लेटफॉर्म। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे साहित्यकारों से वार्तालाप होते हैं, उनकी गीत गजल सुनने को मिलता रहे, यही जी। मेरी भी दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद। सुनते ही लास्ट में वही चल रहा था कहने से पहले ही। बीच बीच में सुने कई सारे।